नमस्कार बच्चों, वेलकम एट माई चैनल। एक मूर्तिकार था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। एक बार वो जिस गांव में रहता था वहां के सरपंच उससे मिलने आए और बोला कि हम अपने गांव में बहुत बड़ा मंदिर बनवाने जा रहे हैं, जहां हमें गणेश जी की एक सुंदर प्रतिमा बनाकर हमें दो। मूर्तिकार ने कहा अवश्य। वह अपना ठेला उठाया, जंगल गया। जंगल क्यों गया? उसे पत्थर तलाशने थे, सुंदर सा पत्थर, मजबूत पत्थर, जिससे वो मंदिर के लिए खूबसूरत मूर्ति बना सके। उसने एक पत्थर उठाया, लेकर आया और छीनी हथौड़ी से उस पर वार करना शुरू किया। वो डरपोक पत्थर डर के चिल्लाने लगा और बोला कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें पत्थर ही रहने दो, हमें मूर्ति उर्ति ना बनना, हमें छोड़ आओ हमारे स्थान पे जंगल में। मूर्तिकार को दया आ गई, उसने पत्थर उठाया, ठेले पे रखा, वापस जंगल चला गया। जहां से उसने उस पत्थर उठाया था वही रख दिया और थोड़ी दूर आगे जाकर उसने एक और पत्थर चुन लिया, उसे ठेले पे रखा, घर लेकर आया, छीनी हथौड़ी से वार करने लगा। वो पत्थर को तकलीफ तो हो रही थी, पर वो डरपोक नहीं था। उसे पता था कि मूर्ति मंदिर के लिए बन रही है। उसने सब कुछ सहन किया, छीनी हथौड़ी का वार सहन किया और अंततः एक सुंदर सी मूर्ति गणेश जी की बनके तैयार हुई। सरपंच जी आए, उनके साथी गण आए, उन्होंने उस मूर्ति को देखा और बहुत प्रसन्न हुए। वाह मूर्तिकार, तुमने क्या मूर्ति बनाई है। उसे ढेर सारा धन दिया और मूर्ति को लेकर निकल पड़े बाजे गाजे के साथ, क्योंकि उसे मंदिर में स्थापित करना था। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। तभी एक आदमी ने सरपंच से कहा कि सरपंच साहब, क्यों ना हम ये पत्थर भी रख लें, क्योंकि नारियल भी तो फोड़ने हैं। सरपंच ने कहा बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब, रख लो। उन्होंने उस पत्थर को भी उठा लिया। मूर्ति की स्थापना हुई बाजे गाजे के साथ, आरतियां होती थी मूर्ति की, लेकिन मूर्ति के पास ही रखा वो पत्थर जो डर गया था खुद पर छीनी हथौड़ी के वार से, उस पर अब केवल वार ही वार हो रहे थे नारियल के। पत्थर ने मूर्ति से कहा कि मैंने गलती की, मैं छीनी हथौड़ी के वार से जो डर गया और तुमने उसे सह लिया, और आज तुम्हारी पूजा हो रही है और मुझ पर नारियल पटक कर फोड़ा जा रहा है। मेरी ही गलती है, मैंने ही संघर्ष स्वीकार नहीं किया था। तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर आप संघर्ष से भागोगे तो उस डरपोक पत्थर की तरह हालात में ही फंस जाओगे, और अगर संघर्ष का सामना करोगे, परिस्थितियां जो भी आ रही हैं उसे एक्सेप्ट करोगे, भविष्य में कुछ अच्छा होगा, इस बात पर विश्वास रखकर मेहनत करते जाओगे, सभी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, तो आपकी भी उसी तरह पूजा होगी जिस तरह उस मूर्ति की हुई। अन्यथा उस नारियल फूटने वाले डरपोक पत्थर की तरह हालत हो सकती है। तो इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करना है, वो आपको ऊंचाई तक लेकर जाएगी। आगे देखते हैं करणी पे आधारित नियम। कल हमने घातांक के नियम पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे करणी के नियम। तो देखिए, जब ये करणी लगा हुआ है, इसे हम करणी बोलते हैं, और यहाँ पे 2 है, तब हम इसे बोलेंगे वर्गमूल। जब करणी में 2 लिखा हो तब आप इसे क्या बोलोगे? वर्गमूल। इसे आप कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे मान लीजिए x है, x के ऊपर करणी है जिसमें साथ में 2 है, तो आप उसे लिख सकते हो x की घात 1/2। एग्जाम्पल देखोगे, अगर 4 है करणी के अंदर और यहाँ पे 2 है, तब आप इसे क्या बोलोगे? वर्गमूल 4, है ना। तो आप इसे लिख सकते हो 4 की घात 1/2। हमेशा जो यहाँ पे करणी में होता है वो 1/2 के फॉर्म में इक्वल होके आता है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? 2 की घात 2, 4 को आपने तोड़ा, 2 की घात 2 में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 1/2 के साथ, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, बचा आपको, मिलता है क्या आपको? 2। इसीलिए जब घात में 2 है और वो संख्या उतनी बार रिपीट हो रही है, यानी कि यहाँ पे 4 है, तो वो आपको 1/2 के फॉर्म में लास्ट में 2 मिली। लेकिन अगर यहाँ पे 3 है, मीन्स यहाँ पे जो भी अंक होगा वो 3 बार अगर होगा तो वो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और वो डिजिट आपको मिलेगी। जैसे इसमें करणी के साथ 3 है तो आप इसे बोलोगे घनमूल, जिसे आप सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकते हो x की घात 1/3। तो मान लीजिए यहाँ पे है 8, घनमूल 8। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? 2 की घात 3, 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की घात 3 हुई, और इसे आप क्या लिख सकते हो? 1/3। तो 2 की घात 3/3, तो 3 और 3 कैंसिल आउट हुए, तो आपको यहाँ से क्या मिला? यानी कि जब घनमूल 8 है तब आपको उत्तर क्या मिलेगा? 2। इससे आपको साफ समझ में आता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी है 2, तो यहाँ पे अगर किसी भी संख्या का 2 बार गुणा हो रहा है तो वो आपको इस करणी से बाहर प्राप्त हो जाएगा। जैसे 4 था, मीन्स 2 गुणी 2 था, तो आपको 2 मिल गया। यहाँ पे घनमूल है, यानी 3 है करणी में, तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या चाहिए जिनका 3 बार गुणा हो रहा हो, तो वो करणी से बाहर आ जाएगा। जैसे कि 8 है, मीन्स 2 का 3 बार गुणा हो रहा है, तो लास्ट में आपको 2 करणी से बाहर प्राप्त हो गया। वैसे ही यहाँ पे जब 2 और 3 वर्गमूल और घनमूल के अलावा हम यहाँ n लिखते हैं, जिसे आप एंड मूल कहते हैं। सेम वही है, यहाँ पे जो भी अंक होगा अंदर में वो चीजें उतनी बार गुणा हो रही हो तो वो करणी से आपको बाहर प्राप्त हो जाएगी। आइए एक प्रश्न देखते हैं कि अगर घनमूल 4 है की घात 2 है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे
घनमूल है, तो आप इसे 4 की घात 2 और उस पूरे की घात में 1/3 आएगा। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? 2/3। तो अगर इस तरीके से प्रश्न दिया हुआ होता है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का प्रोसेस पता होना चाहिए, जो घातांक और करणी के नियम जानने से ही संभव है। अब एक और नियम ये कहता है कि अगर a है करणी में जहां n लगा हुआ है और पूरे की घात m है, तो वो m आप a के घात में लिख सकते हो करणी के अंदर। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा संभव है। मान लीजिए यहां है 4 और n की जगह हम रखते हैं 2, यानी कि ये वर्गमूल 4 है। और अगर घात में लगा देते हैं हम 3, तो क्या ऐसा संभव है कि हम इससे जो बाहर में m है घात में, उसे हम करनी के अंदर लिख दें? जस्ट ट्राई। तो आप ये जो वर्गमूल 4 है उसे आप क्या लिख सकते हो? 4 की घात 1/2 पूरे की घात 3। आपने लिखा? आप इसे क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 3/2। तो क्या ये वापस इस फॉर्म में आ सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकता। आप इसे अगेन ऐसे लिख सकते हैं, 4 की घात 3 की घात 1/2 और आप इसे अगेन वर्गमूल बना दें, 4 की घात 3 और यहाँ करणी में 2। आई होप ये नियम आपको अच्छे से समझ आ रहे हो, क्योंकि यही आधार है घातांक और करणी पे आधारित प्रश्नों को हल करने का। अगर आप नियम में कंफ्यूज होंगे तो आप प्रश्न का उत्तर सही नहीं ला सकेंगे। ऑप्शंस में आपको सारे आंसर्स अवेलेबल होंगे जो आप गलती करके ला सकते हैं। सो आपको अगर सही आंसर चाहिए तो इन घातांक के और करणी के नियमों को अच्छे से आपको याद रखना होगा, जो केवल और केवल प्रैक्टिस से ही हो सकता है। इसे आप लिखें, बार बार लिखें, रफ में भी लिखें, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। सो करणी से संबंधित कुछ बेसिक नियम्स और हैं। अगर n मूल a यानी करणी के साथ n गुणित b, करणी b है उस पे भी n है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? a इंटू बी ओवरऑल की करणी में n, और करणी का मतलब ही होता है कि घात में 1/n। तो चलिए क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। अगर a करणी a है n के साथ, आप उसे क्या लिखोगे? a इंटू 1/n लिखोगे। साथ में करणी b है n के साथ, आप उसे क्या लिख सकते हो? b की घात 1/n लिखोगे। तो ओवरऑल आप इसे क्या लिख सकते हो? a इंटू बी की घात 1/n लिख सकते हो। तो जब आप a इंटू बी ओवरऑल की घात 1/n है, तो ऑब्वियसली ये a इंटू बी करणी में n के साथ आ सकता है। सो ये प्रूफ होता है। अब आपको देखना है कि करणी a है n के साथ और वो भी करणी में है m के साथ, तो हम उसे करणी a m इंटू n लिख सकते हैं। लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले ये जो a है करणी के अंदर n के साथ, आप उसे क्या लिखोगे? m को एज इट इज रखें, जो a है उसे आप 1/n कर दें। ओके, अब m है उसे भी आपको घात में 1/m के फॉर्म में लाना है, तो आप क्या करोगे? 1/n इंटू 1/m। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? a की घात 1/n इंटू 1/m। तो आप इसे क्या लिखेंगे? a की घात 1/mn। ऑब्वियसली यहां से प्रूफ होता है कि आप इसे करणी a और mn इस जो दिया हुआ नियम है उस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये भी आपको प्रूफ होता है। अब अगला देखना है करणी a, इस पे जो n लगा हुआ है उसे आप क्या लिखेंगे? a की घात 1/n, a की घात 1/n इंटू बी की घात 1/n इंटू बी की घात 1/n। इसमें ओवरऑल क्या है? घात में है n। ए बी, तो क्या सच में ए बी मिलेगा? तो जो घात है a की घात 1/n, इसकी घात आपने n लिखी, इंटू b की घात जो 1/n है उसके घात में भी n आया, तो ऑब्वियसली n/n कैंसिल आउट होगा ही। तो a की घात n/n इंटू b की घात n/n, ये कैंसिल आउट हो ही गया, तो आपको क्या मिला? ए बी। ये जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है कि अगर a की करणी a है n के साथ, करणी b है n के साथ और उनके घात में भी n है, तो वो जो करणी है n है वो हट जाएगा और आपको केवल ये जो संख्या a और b वही प्राप्त होगी।
तो बच्चों, ये जो घातांकों के नियम है उनको जरूर नोट डाउन करके रखें। अगर आपने इन्हें नोट डाउन नहीं किया तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं रहने वाले, फिर आप ढूंढते ही रह जाएंगे। और ये नियम ऐसे हैं जो इजीली आपको अवेलेबल नहीं है, आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये इजीली नहीं मिलेंगे। सो आप इसे जरूर नोट डाउन करके रखें, आपको प्रश्न हल करने में ये बहुत हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। कल हमने घातांकों के नियम पढ़े थे और आज हमने करनी के नियम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। कल से हम घातांक और करनी के प्रश्नों पर आएंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको इसलिए अवेलेबल हो जाए। तो मिलती हूँ इसके प्रश्नों के साथ कल सुबह 8 बजे आप सभी से। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।